इस कहानी की शुरुआत गग नाम के एक आदमी से होती है जो एक तूफान के दौरान अपनी प्रेग्नेंट बीवी को हॉस्पिटल लेकर आया था, जिस पर अभी अभी आसमान से बिजली गिरी थी। पर बदकिस्मती से डॉक्टर उसकी बीवी को बचा नहीं पाए और जब उसे ये खबर सुनाई गई तो उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा, जिस पर उसे बताया गया कि उसके बेटे का जन्म समय से पहले ही हो गया, जिसके चलते वो एलबीजी नाम की एक बीमारी के साथ पैदा हुआ था। और जब गग अपने बेटे को देखने के लिए मैटरनिटी वार्ड में गया तो उसने देखा कि उसके बेटे के शरीर पर कोई भी बाल नहीं था और साथ ही उसका पूरा शरीर एकदम सफेद पड़ा था। ये देखकर वो तुरंत रोने लग गया और उसने इस बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। इसी के चलते वो बच्चा अपने दादा के पास बड़ा हुआ। पर एक दिन अचानक उसके दादा की भी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तहकीकात करने के लिए उसके घर में पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि उस घर की बेसमेंट में एक नौजवान लड़का मौजूद है और इसलिए शेरिफ सीडर्ग ने शहर के अनाथालय की डायरेक्टर जैसी को बुलाया। पुलिस का मानना था कि जेरमी नाम के इस लड़के को बेसमेंट में इसलिए रखा गया था ताकि लोग उसे देख ना पाए, क्योंकि वो दिखने में बाकियों से काफी अलग था। और जब जेरमी पुलिस से मिला तो उसने बताया कि उसके दादा कॉफी बना रहे थे और तभी अचानक वो जमीन पर गिर गए और फिर कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। साथ ही जेरमी ने जैसी को बताया कि वो बेसमेंट में सूरज की रोशनी से बचने के लिए रहता है, क्योंकि सूरज की रोशनी से उसकी आंखों में जलन होने लगती है। कभी स्कूल ना जाने की वजह से जेरमी ने घर पर ही काफी किताबों को पढ़कर बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया था और अब तक जैसी भी समझ चुकी थी कि ये कोई आम लड़का नहीं है और इसलिए उसने जेरमी को अपने साथ अनाथालय ले जाने का फैसला किया। पर जैसे ही जेरमी अपने नए घर में पहुंचा तो वो तुरंत ही सबकी नजरों में आ गया और उसके बिल्कुल सफेद शरीर की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते। अगले दिन वो लंच टाइम के दौरान अकेला बैठकर खाना खा रहा था और तभी जॉनी और उसके साथियों ने जेरमी को परेशान करना शुरू कर दिया और अब वो चाहते थे कि जेरमी एक चम्मच को अपनी नाक में घुसाए। पर जेरमी ने जॉनी की बात सुनने की बजाय एक चम्मच उठाकर उस पर अपना अंगूठा मसलना शुरू कर दिया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद आसपास की सभी लोहे की चीजें उस चम्मच के साथ आकर चिपक गईं, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे और अब वो समझ चुके थे कि जेरमी सच में बहुत ज्यादा अलग है। उस दिन जैसी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गई, जिसने उसकी अच्छे से जांच करके बताया कि शरीर पर एक भी बाल न होने के बावजूद भी जेरमी बिल्कुल स्वस्थ है और कुछ ही दिनों में जेरमी की खास लेंस भी आने वाले हैं, जिसके बाद वो सूरज की रोशनी में बिना चश्मों के आराम से घूम सकेगा। जेरमी बाकी बच्चों से काफी ज्यादा होशियार था, इसलिए जैसी ने उसे एक खास स्कूल में भेजने का फैसला किया, जहां एक क्लास के दौरान टीचर ने बच्चों को बिजली के बारे में समझाने के लिए एक हाई वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया, जिसके शुरू होते ही जेरमी कांपने लग गया और उसे देखते ही लेंसे को एहसास हो गया कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, जेरमी ने सारी बिजली को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके चलते उसका शरीर हवा में उड़ने लग गया और इसलिए उस टीचर ने उस सोर्स को ही तबाह करने का फैसला किया। जेरमी को बेहोश देखकर टीचर डोलन ने उसे जगाने की काफी कोशिश की, पर जैसे ही डोलन ने जेरमी को छुआ तो उसके हाथ के सारे बाल खड़े हो गए, जिसके बाद वो तुरंत जेरमी को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद भी डॉक्टर ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उसे किसी भी तरह का बिजली का झटका लगा है। और ये सुनकर डोलन को जेरमी में और ज्यादा दिलचस्पी आने लगी, क्योंकि साइंस के हिसाब से तो जेरमी को अभी तक मर जाना चाहिए था और इतने बड़े बिजली के झटके के बाद उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये तो बिल्कुल भी नामुमकिन था और अब इसलिए डोलन ने जेरमी से बात करने का फैसला किया। लेकिन जब डोलन पुलिस वालों से बात कर रहा था तो जेरमी चुपचाप हॉस्पिटल से भागकर अपने पुराने घर की तरफ बढ़ने लगा, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात लिंडसे से हुई। पर जेरमी को देखते ही उसके कुत्ते जैक ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन जेरमी को कुत्तों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। इधर जेरमी से बात करते वक्त लिंडसे को एहसास हुआ कि उसके सभी पड़ोसी उसे घूर रहे थे और फिर जेरमी ने उसे बताया कि असल में वो लोगों की सोच और याददाश्त को सुन सकता है। पर तभी जेरमी को एहसास हुआ कि उसने लिंडसे को जरूरत से ज्यादा बता दिया है और इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। और जब वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था तो शेरिफ ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस हॉस्पिटल चलने को कहा, जिस पर जेरमी ने उसे बताया कि वो हॉस्पिटल से इसलिए भागा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के सबसे खराब दिन हॉस्पिटल में ही गुजारे थे, जब उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। अगले दिन जैसी जेरमी का आईक्यू टेस्ट करवाने के लिए उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई, जहां जेरमी को देखते ही एरन ने उसे कुछ सवाल पूछे, क्योंकि उसे जैसी की बातों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि जेरमी को सारा ज्ञान सिर्फ किताबों से ही मिला है और वो कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। साथ ही उसने कभी टीवी भी नहीं देखा, क्योंकि उसकी मौजूदगी में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देती हैं। टेस्ट के बाद डोनाल्ड के हिसाब से तो जेरमी एक जीनियस था और तभी एरन ने उन्हें बताया कि वो लोग जेरमी की आईक्यू को नाप ही नहीं सकते, क्योंकि उसका स्कोर असल में इतना ज्यादा था कि उसे नापना ही नामुमकिन सा था और उनके मुताबिक जेरमी सबसे ज्यादा होशियार इंसान था। जिसके बाद जेसी ने उसे बताया कि वो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं और तभी जेरमी ने वापस घर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन जेसी ने उसे बताया कि तुम्हारे दादा का घर तो बिकने वाला है, वो बैंक के पास गिरवी पड़ा था और अब किस्त भरने वाला कोई भी नहीं है। और ये सुनते ही जेरमी काफी ज्यादा उदास हो गया और अचानक उस कमरे में मौजूद लाइट्स जगमगाने लगी और ये तब तक चला जब तक कमरे की लाइट्स नहीं चली गईं। जिसके बाद जेरमी स्कूल बस पकड़कर वापस अनाथालय चला गया। हफ्ते के आखिर में छुट्टी वाले दिन बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाया गया, जहां हर बार की तरह जेरमी अकेला चुपचाप बैठा हुआ था। उसे अकेला देखकर शेरिफ उससे बात करने चला गया, जिसके बाद वो तुरंत ही समझ गया कि ये बेचारा लड़का यहाँ खुश तो नहीं है। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और अब थोड़ी ही देर में बारिश होने के पूरे आसार थे, जिस पर जेरमी ने बताया कि बारिश के दौरान उसे हमेशा ऐसा महसूस होता है मानो वो उसी का एक हिस्सा हो। वो बारिश की हर बूंद
को अच्छे से महसूस कर पाता है और मानो बिजली तो उसकी तरफ ही आ रही हो। साथ ही उसने बताया कि उसकी दादी हमेशा ये कहती थी कि बिजली गॉड बनाता है और वो आज तक ये बात समझ नहीं पाया कि आखिर गॉड ने उसकी माँ को क्यों छीना। जिस पर शेरिफ ने उससे पूछा कि आखिर उसे कैसे पता चला कि उसकी माँ की मौत बिजली गिरने की वजह से हुई थी। जिस पर जेरमी ने उसे बताया कि उसे अपने पैदा होने से पहले की चीजें भी याद हैं। अगली सुबह जेरमी सबसे पहले उठकर नेचर को महसूस करने के लिए पास जंगल में जा पहुंचा, जहाँ कई सारी छिपकलियां तुरंत ही उसके पास आ गईं और उन्हीं में से एक उसके हाथ पर आकर बैठ गई। पर जैसे ही जॉनी और मिच वहां आए तो सभी जानवर तुरंत वहां से भाग गए। असल में वो दोनों जंगल में शिकार कर रहे थे और जब उन्होंने निहत्थे और कमजोर जेरमी को देखा तो जॉनी ने तुरंत ही उस पर बंदूक तान दी। जिसके बाद मिच ने अपने दोस्त को रोकने की काफी कोशिश की, पर जॉनी इसके लिए तैयार ही नहीं था और जैसे ही वो गोली चलाने वाला था तभी उन लोगों को अपने पास से एक और गोली की आवाज सुनाई दी। जिसके बाद वो तुरंत उसकी तरफ भागे, जहाँ पहुंचकर उसने देखा कि डेप्यूटी हार्ली ने अभी अभी एक हिरन का शिकार किया था और वो बेचारा हिरन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जैसे ही जेरमी ने उस हिरन की आंखों में देखा तो वो उस बेजुबान जानवर के दर्द को महसूस कर पा रहा था। तभी हार्ली ने उसको हिरन से दूर करने की कोशिश की, पर तभी जेरमी ने उसका हाथ पकड़कर हिरन का सारा दर्द उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद हार्ली जमीन पर लेटकर चिल्लाने लग गया और ये देखते ही अब जॉनी के पास जेरमी को गोली मारने की एक वजह थी और उसने तुरंत ही अपनी बंदूक जेरमी के ऊपर तान दी। लेकिन फिर ऐन वक्त पर मिच ने बंदूक को आसमान की तरफ मोड़कर जेरमी को बचा लिया और अचानक गोली की आवाज से घबराकर जेरमी ने भी हार्ली को छोड़ दिया। इसके बाद जेरमी को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया। उन्होंने उससे पूछा कि हार्ली को हार्ट अटैक के चलते हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया है। जिस पर जेरमी का कहना था कि हार्ली को एहसास नहीं था कि आखिर उसने उस बेजुबान हिरन के साथ क्या किया है और उसने तो सिर्फ उस हिरन का दर्द हार्ली को महसूस करवाया था। पर शेरिफ को इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं था और इसलिए वो जैसी को जेरमी के साथ कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चला गया। जिसके बाद जेरमी ने जैसी को बताया कि वो अनाथालय नहीं रहना चाहता क्योंकि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान में थोड़ी सी भी इंसानियत मौजूद नहीं है और वो ये सब अच्छे से महसूस कर सकता है। साथ ही उसने बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दोस्त होने का सिर्फ नाटक कर रही हो, क्योंकि असली दोस्त किसी दोस्त को उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें कहीं रोक कर नहीं रखते। और अब जैसे ही जेरम को गुस्सा आया तो कमरे में मौजूद सभी शीशे टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर जब शेरिफ घर पहुंचा तो उसकी मुलाकात डॉक्टर डुएन से हुई, जो वहाँ उसकी बीमार बीवी का चेकअप करने के लिए आया था। और अब चेकअप के बाद उसने शेरिफ को बताया कि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर एमा जिंदा कैसे थी, क्योंकि उसकी हालत के हिसाब से तो उसे महीनों पहले ही मर जाना चाहिए था और इसलिए डुएन ने उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी। मगर शेरिफ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर एमा होश में होती तो वो अपने आखिरी दिन अपने घर में ही बिताना चाहती। उस रात जब जेरमी कैंटीन में अकेला बैठा हुआ था तो डोनाल्ड उससे मिलने के लिए आया और उसने जेरमी को यह समझाने की कोशिश की कि वो बाकी लोगों से काफी अलग है, क्योंकि जब से उसने जेरमी को छुआ था तब से उसके अंदर अलग ही जोश आ गया था, मानो वो वापस से 18 का हो गया हो। और अब इसीलिए उसने जेरमी से पूछा कि क्या कभी उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन की आफ्टर लाइफ थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसके मुताबिक एनर्जी को बनाया या खत्म नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। और साथ ही अगर इंसान अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल कर ले तो वो एनर्जी की फॉर्म में बदल जाएगा और उसे शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब डोनाल्ड का मानना था कि जेरमी की माँ के साथ हुए हादसे की वजह से जेरमी का दिमाग इस लेवल तक पहुंच गया है जहां तक आज तक और किसी इंसान का दिमाग नहीं पहुंच पाया। और अब डोनाल्ड को जेरमी के लिए डर लगने लगा था, क्योंकि उसे सारा ज्ञान सिर्फ किताबों के जरिए मिला था, पर वो ये नहीं जानता और समझता था कि इंसान क्या क्या गलत कर सकते हैं। और साथ ही साइंटिस्ट का मानना था कि जेरमी के लेवल तक पहुंचने के लिए इंसानों को हजारों साल लग जाएंगे, इसलिए डोनाल्ड उससे इस दुनिया के हिसाब से ढलने में उसकी मदद करना चाहता था। जिसके बाद उसने जेरमी के साथ हाथ मिलाया और अब एक बार फिर से उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उधर जेरमी भी पहली बार किसी इंसान को छू रहा था, क्योंकि अभी तक तो सभी लोग उसे छूने से डरते ही थे। कुछ दिनों बाद शेरिफ डेप्यूटी हार्ली से मिलने के लिए उसके घर पर आया, जहां उसने देखा कि हार्ली ने अपने सभी हथियार हटा दिए थे। और इस बारे में जब शेरिफ ने हार्ली से पूछा तो उसने बताया कि जिस दिन उसने हिरन का शिकार किया था तो जेरमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिरन के दर्द को महसूस करवाया, जिसके बाद उसका पूरा शरीर कांपने लग गया था और ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा और डरावना एक्सपीरियंस था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उसकी मौत हो रही हो और अब वो उस एहसास के बाद किसी को जान से मारने का सोच भी नहीं सकता। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शेरिफ ने जेरमी से मिलने का फैसला किया, जिसके बाद वो जैसी से परमिशन लेकर जेरमी को अपने घर में इस उम्मीद से ले गया कि वो उसकी बीवी की कुछ मदद कर सके। खैर शेरिफ के घर पहुंचकर जेरमी ने एमा के सर पर हाथ रखा ताकि वो उसके दिमाग में चल रही बातों को समझ सके। जिसके बाद उसने शेरिफ को बताया कि उसकी बीवी तब तक अपना शरीर नहीं छोड़ सकती जब तक उसे ये विश्वास नहीं हो जाता कि उसके जाने के बाद उसका बेटा और पति आराम से रह सकेंगे। असल में शेरिफ ने कई सालों से अपने बेटे से बात नहीं की थी और उसके मुताबिक ये चीज सिर्फ उसके परिवार के लोगों को ही पता थी। पर जब जेरमी ने उसके बेटे स्टीव की एक बचपन की और बात बताना शुरू की तो शेरिफ को भरोसा हो गया कि जेरमी सच में उसकी बीवी से बात कर पा रहा है। और तब एमा ने कुछ आखिरी पलों के लिए अपनी आंखें खोली, जिसके बाद वो शेरिफ को हमेशा के लिए अलविदा कहकर इस दुनिया से चली गई। और अब जैसे ही ये खबर स्टीव तक पहुंची तो वो तुरंत ही वापस अपने घर आ गया और अब उसने न जाने कितने सालों बाद अपने पिता को गले लगाया। खैर कुछ दिन बाद लिंडसे ने जेरमी को
मिलने बुलाया और वो इस मौके पर जेरमी से जानना चाहती थी कि आखिर लोग अंदर से कैसे होते हैं, जिस पर जेरमी ने उसे बताया कि ज्यादातर लोग अपनी आसपास की दुनिया से जुड़े नहीं होते। पर लिंडसे को उसकी ये बात समझ ही नहीं आई। इस पर जेरमी ने उसे समझाया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, असल में इंसानी दिमाग सिर्फ एक लिमिट तक ही सोच सकता है और इसी के चलते लोग ये नहीं समझ पाते थे कि इस दुनिया में मौजूद हर एक जिंदा चीज किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। और इसी चीज को साबित करने के लिए उसने लिंडसे का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ पा रहे थे। और इसी दौरान लिंडसे को पता चला कि जेरमी जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। और अब ये जानकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक दूसरे को वो पूरी तरह जानकर काफी करीब आ गए। पर तभी अचानक लिंडसे के पिता ने उन्हें देख लिया और अब वो जेरमी पर चिल्लाने लगे। ये देखकर जैसी तुरंत ही जेरमी को बचाने के लिए वहां पहुंची। और अब जाने से पहले लिंडसे के पिता ने जेरमी को उनकी बेटे से दूर रहने को कहा। और अब इतना कुछ झेलने के बाद जेरमी ने उस शहर से दूर जाने का फैसला किया। पर जाने से पहले वो एक आखिरी बार बास्केटबॉल कोर्ट में गया, जहाँ एक बार फिर से उसका सामना जॉनी और उसके साथियों से हुआ। अब इस दौरान जब उसने जॉनी को छुआ तो उसे जॉनी की एक बहुत दर्दनाक याद के बारे में पता चला। असल में जॉनी ने अपने बचपन में अपने सौतेले पिता से बहुत मार खाई थी और इसी के चलते वो बड़ा होते हुए गुस्सैल लड़का बन गया। और जब जेरमी ने उसे इस हादसे के बारे में बताया तो जॉनी ने गुस्से में उसके कपड़े उतारकर उसे गंदे पानी में फेंक दिया। पर जब जेरमी वापस खड़ा हुआ तो सभी लोहे की चीजें अचानक उसकी तरफ खींचने लगी और तभी अचानक उसके ऊपर बिजली आ गिरी, जिसके चलते सभी लोग डर गए थे। अचानक बिजली के जमीन पर गिरने की वजह से वो सभी लोग नीचे गिर चुके थे। सबके उठने के बाद भी जब जॉनी जमीन पर ही पड़ा रहा तो वो सभी उसे देखकर थोड़ा घबरा गए। अब जॉनी के दिल की धड़कन रुक चुकी थी, मगर जेरमी ने अपने शरीर के इस्तेमाल से जॉनी को कुछ बिजली के झटके दिए, जिससे वो वापस होश में आ गया। इसके बाद जेरमी वापस अपने पुराने घर में आया, जहाँ सबसे पहले वो बेसमेंट में गया। और अब कुछ देर बाद जैसे भी वहाँ आई तो उसने देखा कि बेसमेंट में मौजूद सारी किताबें गायब थीं और जेरमी वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। और तभी जैसी ने उसे बताया कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तो वो तुरंत ही समझ गई थी कि वो कोई आम बच्चा नहीं है। और साथ ही उसने जेरमी से वादा किया कि अगर वो उस पर भरोसा करेगा तो वो उसके जीने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में उसकी मदद करेगी। और अब जल्द ही डोलंड भी वहाँ पहुँच गया और जैसे ही वो गाड़ी की तरफ बढ़े तो अब उनका सामना हार्ली और शेरिफ से हुआ, जो वहाँ जेरमी को लेने आए थे। और जब उसने जेसी और डोलंड से पूछा कि आखिर वो जेरमी के साथ क्या करने वाले हैं तो वो तुरंत ही समझ गया कि वो दोनों उसे वापस अनाथालय नहीं भेजना चाहते। और उनकी मदद करने के लिए शेरिफ ने हार्ली को वापस चलने को कहा, पर हार्ली ये करने को तैयार नहीं था और उसने तुरंत ही हेडक्वार्टर तक मैसेज पहुंचाने के लिए अपना वॉकी टॉकी उठाया। पर शेरिफ ने उसका रेडियो छीन कर हवा में फेंक दिया, जिसके बाद जेरमी सबको अलविदा कहकर तेजी से खेतों की तरफ भागने लगा। और तभी अचानक बिजली आकर सीधा जेरमी से टकरा गई, पर इसके बावजूद भी वो लगातार भागता रहा और अब देखते ही देखते वो गायब हो गया। ये सब देखकर वो चारों समझ गए थे कि जेरमी उन्हें छोड़कर किसी बेहतर जगह पर चला गया है। अब उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका था कि अब उसे इस दुनिया में रहने के लिए शरीर की जरूरत नहीं थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में।